हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं 2023 के स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और डी के पेपर के बारे में। और आज का जो डिस्कशन होगा वो इस बात पर है, मैंने पॉइंटेड सारे दे रखे हैं आपको। हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एग्ज़ाम किस तारीख को होने वाला है, इसकी डेट क्या है, एसएससी की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने टीयर में एग्ज़ाम होगा, और फर्स्ट ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, इसमें किन किन सब्जेक्ट्स का पेपर होता है और उनका सिलेबस क्या होगा, नंबर्स मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खास तौर से इंग्लिश का। क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो अंग्रेज़ी के ही बारे में बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा पाऊँगा और सारे सब्जेक्ट्स में। अच्छा, मार्किंग सिस्टम क्या होगा, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें। और मैंने कहा ना कि मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ तो ख़ास तौर से इंग्लिश के पेपर की एनालिसिस करूँगा। इंग्लिश के पेपर की एनालिसिस का मतलब हुआ 100 क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये देखने वाला हूँ कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये डिस्कस करूँगा। और फाइनली ये डिस्कस करूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश। आप स्टेनोग्राफर के लिए अंग्रेजी कैसे तैयार करें। 1 महीना समय बचा हुआ है, 1 मंथ का है करीब, तो उसको आप कैसे तैयार करेंगे, अंग्रेजी कैसे तैयार करेंगे 1 महीने में। मतलब बहुत फाइनल टचअप तो नहीं हो पाएगा, अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक तैयार है तो उसको फाइनल टच कैसे करें, उसको पॉलिश कैसे करें। ठीक है, तो इन्हीं सारे मुद्दों पर आज का डिस्कशन हम लोगों का होने वाला है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके निपटा लेते हैं जो मैंने भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। बात की थी मैंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है। देखिए, स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में 2 टीयर का एग्ज़ाम होता है। टीयर 1 में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। किन किन सब्जेक्ट्स के होंगे, मैथ का होगा, नहीं मैथ का पेपर ही नहीं होता इसमें, रीजनिंग का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा और इंग्लिश का पेपर होगा। जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिनकी मैथ वीक है, उनके लिए इसमें बड़ी राहत है। ठीक है, तो एक पेपर ये हो गया टीयर 1 में। और टीयर 2 में जो पेपर होगा वो क्या होगा, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में किन किन चीज़ों का टेस्ट होता है, उसमें स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है और टाइपिंग का टेस्ट होता है। उसके बारे में आगे और ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अगला पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करना है टीयर 1 का एग्ज़ाम, जो कंप्यूटर बेस्ड मतलब क्या होगा, ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें MCQs होंगे, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें टीयर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितना समय मिलेगा और कितने नंबर के होंगे पेपर, ये सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 के टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की। तो जो 17 मई का कैलेंडर है, ठीक है, इनका 17 मई को एक कैलेंडर जारी किया था। अभी फिर बाद में 17 मई 2023 को एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था, जिसमें अक्टूबर में कंडक्ट कराए जाने वाले 3 एग्ज़ाम्स का जिक्र किया था इन्होंने। अब मैं वो तीनों एग्ज़ाम आप लोगों को बता रहा हूँ अक्टूबर में कौन कौन से होंगे। उसी में हमारा स्टेनोग्राफर भी आ जाएगा। 9, 10 और 11 अक्टूबर को एसएससी कंडक्ट करा रही है जूनियर इंजीनियर का पेपर। 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को एसएससी कंडक्ट करा रहा है आपका स्टेनोग्राफर का पेपर। ठीक है, और 16 अक्टूबर को हो रहा है जूनियर ट्रांसलेटर का पेपर। किसका, ट्रांसलेटर का पेपर। तो अक्टूबर में ये 3 पेपर हैं जो कुल 6 दिनों में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, स्टेनोग्राफर का पेपर कब होगा, 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 12 और 13 को होगा ये। ठीक है, अभी की जो टेंटेटिव डेट है एसएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो 17 मई को इन्होंने कैलेंडर दिया था, अब कुछ चेंज हो जाए इसमें तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो किन किन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा जरा इसकी भी बात कर लो। डेट की बात हम लोग कर चुके हैं, ये फाइनल हो गई। अब आते हैं पेपर्स कौन कौन से होंगे। तो एक होता है जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का पेपर होगा, जिसमें 50 ही क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा है जनरल अवेयरनेस का, या मतलब जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क।
तीसरा पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपोजिशन का। इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, मतलब हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए आपके 200 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 200 नंबर के। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, जिसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इंग्लिश का। ठीक है, ये 200 क्वेश्चन होंगे। कुल टाइमिंग क्या होगी? कुल टाइमिंग होगी 2 घंटे की। 2 घंटे का मतलब हुआ कि आपको 120 मिनट की टाइमिंग मिल रही है। 120 मिनट की टाइमिंग का मतलब हुआ कि आप 20 मिनट पढ़ने लिखने में अगर कंज्यूम कर देते हैं तो मान लीजिए कि आपको 100 मिनट में 100 क्वेश्चन 100 मिनट में 200 क्वेश्चन लगाने हैं। रेशियो समझ में आ रहा है? 1 मिनट में 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आप 30 सेकेंड का समय दीजिए। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा समय ले लेगा भाई, क्योंकि रीजनिंग में आपको सॉल्व करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। जीए में कुछ नहीं, अगर अपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसको फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं करना है। तो आप जीए में समय बचा सकते हैं। इंग्लिश में है, कुछ चीज़ों में टाइम टेकिंग है, कुछ चीज़ों में नहीं है। जैसे आप एरर इम्प्रूवमेंट फिलर कर रहे हैं, वो कैब कर रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, काम खत्म हो गया। जो रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा वो, और जो कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसमें आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो समय को बैलेंस करिएगा, मैनेज करिए। एक जगह से समय बचाइएगा, दूसरी जगह इन्वेस्ट करिएगा। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, आगे चल के फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक खास बात है, मैंने कहा कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा उन लोगों के लिए जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं। ठीक है, जिनको कुछ दिक्कत है, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको जैसे ब्लाइंड लोग हैं, उन लोगों को 40 मिनट का समय और दिया जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूं। तो निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन गया। अच्छा, इस निगेटिव मार्किंग के बारे में भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। शुरू में देखो, शुरू में इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। बीच में CPO-SI के पेपर में, CPO वाले में SSC ने किया कि 1/3 होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/3 करने को डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में इन्होंने निगेटिव मार्किंग 1/3 से हटा करके फिर कितनी कर दी? CPO में भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग कर दी। और वो अभी तक का लेटेस्ट अपडेट यही है कि निगेटिव मार्किंग अभी 1/4 की ही है। ठीक है, आगे कोई अपडेट कर देते हैं तो मैं कह नहीं सकता, प्रेजेंट टाइम तक की तो यही अपडेट है कि निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, और ये इन तीनों सब्जेक्ट्स पर लागू हो रही है। पूरे 200 के 200 क्वेश्चंस पर ये निगेटिव मार्किंग का यही रेट चलेगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर जाएगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला डिस्कशन है, अगला टॉपिक है, वो है Tier 2। ठीक है, Tier 1 में जो करना है वो हो गया, मतलब 12 और 13 तारीख को जो पेपर होना है आपको, 12-13 अक्टूबर में Tier 1 का, उसका हो गया। आप आ जाओ Tier 2 में। तो Tier 2 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है। तो इसकी कोई डेट अभी फिक्स नहीं है। जब आपका Tier 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, जो 12-13 को टेंटेटिव है, 12-13 अक्टूबर को अगर वो हो जाता है तो उसके बाद आपको करीब 60 से 90 दिन के बीच का टाइम मिलेगा। 2 महीने के पहले होगा नहीं Tier 2, और 3 महीने से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो 2 से 3 महीने के बीच में Tier 2 का एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा? देखो, एक 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, मतलब जब आपकी टाइपिंग शुरू होगी, टाइपिंग के पहले 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाता है, कुछ बोला जाता है आपको लिखने के लिए, जिसको आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, आपकी जिसमें मर्जी उसमें करिए, जिसमें आप एक्सपर्ट हों। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, हिंदी में भी बोला जाएगा, अंग्रेजी में भी बोला जाएगा। ये 10 मिनट ही बोला जाएगा, चाहे ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी हो। हिंदी और इंग्लिश सबके लिए 10 मिनट का एक डिक्टेशन होगा, जिसको आप शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आपको उसको टाइप करना होगा, जो आपने लिखा है उसको टाइप करना होगा। तो ग्रुप डी वालों को टाइम कितना दिया जाएगा? इंग्लिश में 50 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको 70 मिनट का टाइम दिया गया। मैंने 50 मिनट 70 मिनट दोनों लिख रखा है। 50 मिनट किसके लिए है? नॉर्मल के लिए 50 मिनट है, फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनको 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा।
ठीक है। और हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा नॉर्मल को, और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा फिजिकली डिसेबल्ड को। ठीक है, ये किसके हो गया? ग्रेड डी वालों के लिए हो गया। लेकिन जो ग्रेड सी वाले हैं उनको कैसे दिया जाएगा? ग्रेड सी वालों को इंग्लिश टाइपिंग में केवल 40 मिनट दिया जाएगा और फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो हिंदी में टाइप करेंगे उनको, नॉर्मल लोगों को 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको 75 मिनट का 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और मोस्ट श्योर मैं इस बात से हूँ कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर को, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी ऑलरेडी है। मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, या उन बच्चों के लिए जो पहली बार स्टेनोग्राफर का पेपर देने जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए है। जो पुराने मजे खिलाड़ी हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, आप रिवाइज कर लीजिए बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमारा क्या डिस्कशन है, देखिए अब हम कह रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर कैसा आया था, कैसा आता है। अब 12 अक्टूबर को कैसा पेपर आएगा ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हाँ, इसके पहले जो पेपर आए हैं उनके आधार पर आपके साथ एक डिस्कशन शेयर कर सकता हूँ। तो अभी जो मैं पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पेपर है 11 नवंबर 2022 का। ठीक है ना, 11 नवंबर मतलब 11 नवंबर को जो पेपर हुआ था 2022 वाला, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये कौन सा है? शिफ्ट फर्स्ट, जो 9 से 11 बजे 2 घंटे का पेपर होगा। 9 से 11 बजे के बीच का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। और सेम इसी तरह का पेपर था जो 12 नवंबर को तीसरी शिफ्ट का पेपर था। 2 पेपर मैंने मैच किए थे, 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट और 12 नवंबर का लास्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। मिला के देखा तो करीब क्वेश्चंस की संख्या सब में बराबर ही थी और सेम टाइप के क्वेश्चन भी थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन घट बढ़ गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जनरल जो नज़रिया है, एक जो मतलब 11 नवंबर के पेपर को लेकर के जो जनरल आइडिया दिमाग में बनती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितनी संख्या में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको लेकर के एक मोटा डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि आपके मन में जो संदेह दुनिया भर का होगा कि हे भगवान न जाने क्या पूछा जाएगा, न जाने किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में आपके डाउट्स क्लियर हो सके, आपके दिमाग से डाउट्स खत्म हो सके। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 3 फिगर में 3 शिफ्ट में 3 सेक्शन में पेपर होगा। एक सेक्शन होगा जिसमें ग्रामर होगी, दूसरा सेक्शन होगा जिसमें वोकैब होगी, तीसरा सेक्शन होता है जिसमें कंप्रिहेंशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रामर वाले सेक्शन में क्या क्या था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है और इसमें क्या क्या पूछा गया था। ग्रामर में जनरली क्या पूछा जाता है? ग्रामर में एरर के क्वेश्चन होते हैं, फिलर के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन होता है और स्पेलिंग पूछी जाती है। जनरली ग्रामर से एसएससी में ये 6 सेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। इन 6 टॉपिक में क्या क्या है, तो कितने क्वेश्चन पूछे थे स्टेनोग्राफर में पिछली बार। तो पेपर आपको पता है कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार फिर बता दो। 11 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें एरर के 12 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, सेंटेंस में एरर के 12 क्वेश्चन थे और खाली जगह भरो फिलर वाले कितने क्वेश्चन थे, वो 5 क्वेश्चन पूछे हुए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 7 क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, अगर हम 12 में 5 जोड़ते हैं, 12 5 17 हो गया, 17 7 24 हो गया। ठीक है ना, 24 मतलब ये मान लेते हैं कि मोटा 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन किसका हो गया? एरर, फिलर और इम्प्रूवमेंट का हो गया। ठीक, अब नरेशन में आ जाओ। नरेशन के 10 क्वेश्चन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 13 क्वेश्चन के थे, एक्टिव पैसिव वॉइस के। तो 10 और 13 कितने हो गए? 23 हो गए इधर। ठीक है, 23 इधर हो गया और 24 इधर था। तो 24 और 23 मिलाओगे तो कितने क्वेश्चन हो गए? 47 क्वेश्चन हो गए। कुल 100 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100। कुल 100 क्वेश्चन में से 47 क्वेश्चन किसके हो गए? ग्रामर के हो गए। एक आइडिया आपको समझ में आया मोटा। अब ये 47 है, ये 50 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। मान के चलो कि 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में ग्रामर से आएंगे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक बार फिर देखते हैं किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। एरर के क्वेश्चन 12 हैं, फिलर के 5 हैं, इंप्रूवमेंट के 7 हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के 10 हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के 13 क्वेश्चन हैं और स्पेलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया था किसी भी पेपर में।
ठीक है। जो 11 नवंबर का तीनों शिफ्ट है, जो 12 नवंबर का तीनों शिफ्ट है, इसमें स्पेलिंग के कोई क्वेश्चन नहीं है। आप मान के चलिए कि हम पिछली वाले पेपर को अगर ध्यान में रखकर चलें तो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ग्रामर के 5 सेक्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन है 47, मतलब ये मान लीजिए कि 45 से 50 के बीच में ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे। तो ग्रामर का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पर विशेष फोकस रखिएगा, क्योंकि इसमें सीधे 23 क्वेश्चन 23 से 25 मतलब 25 क्वेश्चन के आसपास इसी में से आ रहे हैं, ठीक। 2 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे आते हैं, अब अगली बात देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब रहा आगे का पेपर वोकैब। तो ग्रामर हम लोगों ने देख लिया वोकैब वाले सेक्शन में। वोकैब में पूछा क्या जाता है, देखो सिनोनियम पूछा जाता है, एंटोनियम पूछा जाता है, इडियम्स फ्रेजेस पूछे जाते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन था नहीं, 6 के 6 पेपर में किसी में नहीं था, ना 11 नवंबर वाले में ना 12 नवंबर वाले में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टेनोग्राफर में नहीं पूछा गया, पिछली बार की बात बता रहा हूँ मैं। और साइनोनियम के कितने क्वेश्चन थे, 6 थे, एंटोनियम के क्वेश्चन 8 थे। ये 6-8 का रेशियो पलट भी हो सकता है साइनोनियम 8 पूछ लें, एंटोनियम 6 पूछ लें, या हो सकता है दोनों के साथ साथ पूछ लें, या 5-5 पूछ लें, मतलब इसी के बीच में रहेगा, ठीक है। और इडियम फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन है, तो कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 6, 8, 14, 5, 19 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 19 क्वेश्चन। तो मतलब ये मान लो कि वोकैब से करीब करीब कितना क्वेश्चन हो रहा है, 20, और ग्रामर से कितने क्वेश्चन हुए थे, 50 क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है। ये एक मोटा मोटा आइडिया हो गया आपको, ठीक। अब आ गया जो पैसेज से कितने क्वेश्चन हैं। पैसेज में देखो रीअरेंजमेंट जो PQRS वाला सेक्शन है उससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जानते हो 2 पैसेज था, ठीक है, और हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन थे। तो 2 पैसेज 5-5 क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन हो गए, 10 पैसेज हो गए, एकदम मोटा मोटा, ठीक है। अब जो पैसेज थे उनके टाइप की मैं बात करूंगा अभी आपसे थोड़ी देर में। अब उसके बाद बात आती है क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट जानते हैं 4 क्लोज टेस्ट थे और सब में 5-5 क्वेश्चन थे। 4 क्लोज टेस्ट 5-5 क्वेश्चन थे, यानी कि 20 क्वेश्चन हो गए क्लोज टेस्ट के। तो कुल मिलाकर के 20 ये ले ले, 10 ये ले ले, तो मोटा मोटा कितना हो गया, 30 क्वेश्चन पैसेज में आ रहा है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा 30 यहाँ से हो जा रहा है, 20 यहाँ से हो जा रहा था, ठीक। देखो 30 पैसेज का हो गया, 20 क्वेश्चन वोकैब का हो गया और 50 क्वेश्चन के करीब किससे हो गया, ग्रामर से हो गया। मोटा मोटा आइडिया लग गया आपको। ये 100 क्वेश्चन हो गए। इसी में 1-2 क्वेश्चन घटा बढ़ा लेते हैं, जैसे रीअरेंजमेंट के लिए 2 क्वेश्चन की गुंजाइश करनी है तो कहीं 2 क्वेश्चन कम कर लेंगे, या रीअरेंजमेंट हो सकता है इस बार 3 पूछ लें, ठीक है। इस तरह से यही करीब करीब रेशियो रहेगा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करनी थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपसे बात करनी है, और इसमें देखा ये गया है कि जो एक पैसेज है, पैसेज 1, ठीक है, एक पैसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब हुआ कि ऐसे क्वेश्चन जो पैसेज में साफ साफ जिनका आंसर मिल जाएगा। और एक पैसेज ऐसा है जो पैसेज 2 है, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की भरमार है, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है समझिएगा ज़रा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस पैसेज की टाइटल क्या हो सकती है, इस पैसेज की थीम क्या हो सकती है, ठीक है, इस पैसेज का कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो टाइटल है, थीम है, कंक्लूजन है, और राइटर की टोन पूछा है। राइटर की टोन क्या, किस टोन में वो पैसेज लिखा हुआ है, क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, डिस्क्रिप्टिव है, क्या है, टोन क्या है। और कुछ वोकैब के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे पैसेज में ही कोई वर्ड दे दिया, उसका साइनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया। तो ये दूसरा वाला जो पैसेज है उसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और जिसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा सॉल्व करने में इसमें, क्योंकि किसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट पैसेज में लिखा हुआ मिलेगा नहीं। पहले वाले पैसेज में तो डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड होता है, फैक्चुअल पैराग्राफ होता है। सीधे किसी बुक का नाम वगैरह पूछ लेंगे, डेटा पूछ लेंगे, या डायरेक्ट व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ वाला आंसर होता है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट वाले में। इनडायरेक्ट वाले में तो आपको सोच समझ के लगाना होगा। तो इनडायरेक्ट वाले में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये ज़रूरी नहीं है।
समझदारी से करिएगा। अगर आपको पैसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो कि कैसे समझें कैसे करें इसको, तो हमारा एक वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें सारी स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है कि कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अंग्रेजी के पेपर की एनालिसिस कर लिए कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये हमने एनालाइज कर लिया। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे इसी बार 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रेंड से थोड़ा हट करके थे। एसएससी उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती है, अब की बात पूछी है, इसमें पूछी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो वाले क्वेश्चन कैसे थे। ठीक है, तो मिसलेनियस टाइप में मिसलेनियस 1 पहला देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का था, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। देखिए लिखा होगा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, मतलब ये एक दिया हुआ है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ऑप्शन ढूंढो जो सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस कर रहा हो, जो फ्यूचर टेंस में ले जा रहा हो सेंटेंस को। ठीक है ना, तो देखो हैज चेंज का मतलब बीता हुआ होता है, ये तो लगेगा ही नहीं। कुड चेंज में क्षमता बताएगा, ये लगेगा नहीं, हैड बीन पास्ट में हो जाएगा। क्या होगा, आर चेंजिंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर का आशय होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं। तो एक तो कहानी ये हो गई। अब इसमें टेंस से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब इसी तरह का एक मिसलेनियस और देखो, ये मिसलेनियस क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 था। ठीक, इसमें क्या पूछे हैं कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल, मतलब आप उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब आ और एन का सही यूज किया गया हो, सीधे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ गए आप। आ और एन को आप ध्यान रख करके करिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, इसके बाद इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम स्टेनोग्राफर के प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, डिस्कस कराऊंगा। अभी मैं केवल ये बता रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशन पे हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे यही मिसलेनियस 1, मिसलेनियस 2 थोड़ा ट्रेडिशन से हट के क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सारे पेपर में है, ऐसा नहीं किसी में है। जब ये पहले पेपर में मैंने देखा तो मैंने आखिरी वाला पेपर भी चेक किया था, जो मैं बता रहा था कि 12 नवंबर का तीसरा शिफ्ट का पेपर था, उसको मैंने चेक किया तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन थे, आर्टिकल के यूज के और टेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और, तो अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 दिखा रहा हूँ उसमें क्या है, जैसे फिलर के क्वेश्चन हैं, तो फिलर के क्वेश्चन अब 2 टाइप के पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखो, फिलर का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक खाली जगह है बस। ठीक है ना, द इजीएस्ट डैश टू गेट स्टार्टेड इज टू यूज योर इमेजिनेशन एंड मेच्योरिटी। इसके लिए कौन सा वर्ब लगाओगे आप, कौन सा वर्ड यूज करोगे इसमें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक, एक सिंगल फिलर वाला हो गया। इसको आप ध्यान में देखिए, अपनी आंखों में इसकी फोटो खींचिए, आंखों में खींचिएगा, फोन में नहीं। तो अपनी आंखों में इस क्वेश्चन की फोटो खींचिए और अगले क्वेश्चन से उस फोटो को मैच करो। यहाँ पे भी फिलर का क्वेश्चन है, देखो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, लेकिन इसमें फिलर कितने हैं, देखो एक खाली जगह ये दी हुई है, एक खाली जगह ये दी हुई। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फिलर है वो सिंगल नहीं डबल फिलर है, एक ही क्वेश्चन में 2 फिलर हैं। अब इसमें जो ये लगा है पहले वाला, इसमें ये पहले वाला इसके लिए है, दूसरे वाला इसके लिए है। तो डबल फिलर के क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। अगर आपके सामने ये पहली बार है, आप नहीं जानते हैं कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डबल फिलर, तो आप मेरा एक वीडियो सर्च कर सकते हैं, फिलर, हाउ टू सॉल्व फिलर्स, या फिलर्स को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होती है वो आप देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि डबल फिलर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताए भी हैं। ठीक है, तो ये जो फिलर है, फिलर ये 2 तरह का आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कराने वाला, ये आप लोग करिएगा। ठीक है, मैं अभी डिस्कशन कराने नहीं बैठा हूँ, आप स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए 9 नंबर पे क्या था, फिलर का क्वेश्चन 9 नंबर पे फिलर, सिंगल फिलर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिलर का क्वेश्चन डबल फिलर पे के बेस पर पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलर में 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में ये एरर है।
एरर भी आप देख लीजिए किस तरह की है। एक तो ये वाली एरर हो गई जो ट्रेडिशनल पहले के जैसे पूछी जा रही है, एक सेंटेंस दिया उसके 3 सेक्शन किए और एक नो एरर वाला सेक्शन हो गया, बताइए किस वाले सेक्शन में गलती है। ऐसे तो ये पुराना वाला पैटर्न हो गया, पहले से देखते आ रहे हो आप। अब आगे देखो, इसको दिमाग में बैठा लिया ना, तो देखो ये 12वां क्वेश्चन, ये भी एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर। रेक्टिफाई मतलब जिसमें एरर को रेक्टिफाई कर दिया गया है, मतलब सुधार दिया गया है। ये एक सेंटेंस है, देख लो पूरा का पूरा सेंटेंस दिया इन्होंने, इसमें ये एक सेंटेंस है, ठीक, ये लिखा, ठीक, पूरा का पूरा सेंटेंस है। कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में कोई गलती है, इस सेंटेंस में कोई गलती है, ग्रामेटिकल एरर है, और इन 4 में से किस सेंटेंस में वो ग्रामेटिकल एरर दूर कर दी गई है। ठीक है, एक तरह से इंप्रूवमेंट का जैसा क्वेश्चन होता था, होल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसी को एरर के टाइप में पूछ ले रहे हैं। तो एरर का एक क्वेश्चन ये था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो दोनों तरह के पैटर्न पर आप अपने आप को तैयार कीजिए कि किस तरह का पूछ लिया जाएगा और हमें क्या करना होगा। आगे देखिए साइनोनिम का क्वेश्चन। साइनोनिम किस टाइप का पूछा गया है, देखो एक तो वही पुराना वाला पैटर्न है, कैमोफ्लेक्स दिया हुआ है, एक वर्ड, इस वर्ड का साइनोनिम बताना है इनमें से आपको। ये पुराने पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब साइनोनिम का ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, ये क्या दिया है, ये साइनोनिम दिया है, देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया, ये एक सेंटेंस है, ठीक, ये एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया गया। अब इस सेंटेंस में इस वर्ड की जो मीनिंग है उसके उस मीनिंग का साइनोनिम यहाँ पर बताना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी में आपको इस वर्ड की आपने जो मीनिंग पढ़ रखी है उसका साइनोनिम, आपको जो उस वर्ड की मीनिंग पता है वो दरकिनार रही। इस सेंटेंस में ये वर्ड जिस सेंस में यूज किया गया है उसी सेंस में आपको साइनोनिम ढूंढना है। ठीक है, तो ये एक न्यू पैटर्न है। इसके पहले वाला क्या था, ओल्ड पैटर्न था, एक वर्ड दे दिया गया उसका आप मतलब बताओ, ये न्यू पैटर्न है। ठीक है, सेम यही हाल हो रही है किसमें, एंटोनिम में। एंटोनिम में देखो यहाँ एक वर्ड दे दिया गया रेबेल, रेबेल का क्या आप बताइए, एंटोनिम बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वही हाल है, एक सेंटेंस में एक वर्ड को इटैलिसाइज करके दे दिया है, मैलिस को। एक्शंस डन विद मैलिस हैव नो गुड इंटेंशन। तो ये मैलिस का आप एंटोनिम बताओ इसमें से ढूंढ करके, तो क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, क्योंकि मैलिस मतलब होता है इलविल होती है किसी के प्रति हमारी दुर्भावना, जब हम उसका बुरा सोचते हैं तो वो हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ क्वेश्चन थे जो पुराने और नए पैटर्न पे थे, और कुछ नया ट्रेंड इन्होंने चलाया है। वो मैं चाह रहा था कि जो पिछले साल आए थे 2022 में, जो कुछ नयापन आया है पेपर में, वो आपको दिखा दूं। बाकी सारे क्वेश्चंस जो थे वो पुराने वाले ही पैटर्न पे थे, बाकी और सब कुछ नया नहीं था। इडियम्स वैसे पुराने ही टाइप के पूछ रहे हैं, कुछ नया नहीं किया है। एक सिंगल वर्ड सिंगल में दे अलग से दे करके और सेंटेंस में यूज करके दोनों तरह से पूछा है इन्होंने। क्लियर हुई ना इतनी बात, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने, फिर से मैं आपको पहले पेज पर लेके आ रहा हूं, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज के डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का पेपर है 2023 वाला, वो कब होने वाला है, एक ब्रीफली समराइज कर लेते हैं हम लोग इसको। ये अभी तक की जो टेंटेटिव डेट है वो 12 और 13 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है ना, 12 और 13 अक्टूबर को। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एक जो 12-13 को जो पेपर होगा वो टियर 1 का पेपर है, जिसमें रीजनिंग, जीए और इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। और टियर 2 में आपका टाइप टेस्ट और शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, ठीक है। 2-3 महीने का समय मिलेगा बीच में। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रीजनिंग का टेस्ट होगा, जीए का टेस्ट होगा और इंग्लिश का टेस्ट होगा। सिलेबस मैंने इंग्लिश का आपको डिस्कस कर दिया। सिलेबस का जो उन्होंने पब्लिश किया था वो सिलेबस में मैंने आपको तो क्वेश्चन ही पूरा खोल के दिखा दिया कि कौन से क्वेश्चन से कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको खोल के दिखा दिया ना। अब सिलेबस डिस्कस करने की क्या ज़रूरत रह गई है। अब हमने डिस्कस किया कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होगी और जीए से 50 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है और मैंने आपको अंग्रेजी का पूरा सिलेबस दिखा दिया। मार्किंग सिस्टम क्या हुआ, 200 क्वेश्चन हो गए आपके और 200 नंबर के हो गए। तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश की पेपर एनालिसिस हमने आपके सामने पूरी की पूरी कर दी और जो नया नया कुछ था उसको भी हमने आपको बता दिया। अब हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ये इसकी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश में देखो, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरा अनुभव जो कह रहा है,
अब आप कुछ नया पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे रूल्स वगैरह या ग्रामर वगैरह अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना आपने अभी तक पढ़ रखा है उतना बहुत है, ठीक है। आज 11 तारीख है, उसके बाद 12 तारीख को तो पेपर ही है आपका, ठीक है। 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में क्या करिए आप, मेरी जो सलाह है आपको वो ये है कि आप जो 2022 का पेपर हुआ था 11 और 12 नवंबर, ठीक है, 11-12 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था, तो 3 इसमें हुआ था, 3 इसमें हुआ था, दोनों जोड़ेंगे तो 6 पेपर हो जाएगा। 6 को अगर 100 से गुणा कर देते हो तो कितने हो गए, 600 क्वेश्चन हो गए। ये 600 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा लगा डालिए, मेरे साथ लगा डालिए। अगर आपको पेपर नहीं मिलता तो कल से हम इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, डेली एक पेपर किया जाएगा, तो ये आप मेरे साथ कर लीजिए। अच्छा, ये तो मैं आपको करा दूंगा 2022 वाला, 600 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। आप इसके पहले के मतलब 3 पेपर लगा डालिए, 3 साल के, किसके, 3 इयर्स के पेपर लगा डालिए। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है पीछे जाने की, 3 इयर्स केवल लगाइए। एक 2022 का हो गया, इसके पीछे के 2 साल और, तो 2 साल पीछे वाले पेपर ले लीजिए। 3 साल के पेपर आप पूरे लगा डालिए इंग्लिश के, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जीए को छोड़ करके आप रीजनिंग में भी ये काम कर सकते हैं। जीए में भाई देखो बदलता रहता है, करंट उसमें बदल जाता है, इतिहास भूगोल नहीं बदलेगा लेकिन करंट चेंज होता रहता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उससे करंट का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लगा डालिए, जीए वाला भी पेपर लगा डालेंगे तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे वो तो आपको मिल ही जाएंगे। 3 साल के पेपर आप जरूर लगा डालिए, ठीक है। ग्रामर, वोकैब और हर मामले में, सारे मामले में अगर ये 3 साल के पेपर आप लगा लेते हैं, इसके बाद भी आपके पास समय बचा रहता है तो आप सीजीएल के पेपर लगा डालिए, ठीक है। सीजीएल कोई भी लेटेस्ट वाला उठाइएगा, 2022 में जो हुआ था उसी को उठा लीजिएगा, 2022-23 वाला, तो इतने का लगाइएगा। बहुत ज़्यादा सेट हैं सीजीएल में, 40 के करीब सेट हैं, तो इतने आपके लिए इनफ होगा, इससे ज़्यादा आप करवा नहीं पाएंगे 1 महीने के भीतर। इसमें आपकी वोकैब भी और कॉम्प्रिहेंशन भी, पैसेज भी, सबका सब, ग्रामर वगैरह सबका सब रिवाइज हो जाएगा इतने पेपर में। ये मेरी सलाह थी। अब आपके पास जो समय बचा है अंग्रेजी के लिए कुछ करने को, उसमें आप यही काम करिए। अगर ये काम पहले से कर चुके हैं तो आप मॉक टेस्ट दीजिए फिर, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते रहिए एकदम टेस्ट की तरह से बैठ करके, और कोई ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम एग्जामिनेशन वाले मूड में करिए, डेली 1 सेट जरूर दीजिए, ठीक है। ये मेरी राय है, जो बचा हुआ समय है उसके लिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, और ये सेशन कैसा लगा आप लोग अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। इसमें आपके लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ आपको आपके काम की चीज़ लगी हो, मतलब देखिए सारी चीज़ें सबके काम की नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोग ऑलरेडी ही जानते थे। कुछ भी अगर आपके काम का लगा होगा तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल रही है इस मामले में, ठीक है। तो जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका पेपर है अगले महीने 12 तारीख को, तो उन सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएँ। अब इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए और हमको मिठाई खिलाएं, ठीक है। तो इन सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये सेशन वहीं वाइंड अप करता हूँ। कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट और डिस्कशन के सेशन में फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।